नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। और आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाली एक अहम बैठक की, जिसमें तय होने हैं 2024 के चुनाव को लेकर कई अहम फैसले। बीजेपी की यूपी में संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा और सबसे अहम, जुलाई महीने में बीजेपी में शामिल हुए ओम प्रकाश, माफ कीजिएगा, जुलाई महीने में एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर के मंत्री पद पर फैसला। दरअसल दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अमित शाह से मिले। जेपी नड्डा यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उस बैठक में शामिल थे। इस बैठक को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का मंत्री पद विस्तार रुका हुआ है। उसमें क्या इस बैठक में उसे लेकर कोई चर्चा होनी है? ओम प्रकाश राजभर ने यूपी तक से बात करते हुए यह दावा किया है कि इस बैठक में उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर भी फैसला हो जाएगा और वो हमें 7 नवंबर तक इसकी तारीख भी बता देंगे। तमाम फैसले आज और कल होने वाली इन बैठकों में होने हैं। आज की बैठक हो चुकी है और इस बैठक पर दिल्ली में हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु की लगातार नजर थी। इसके अलावा हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं हमारे ब्यूरो चीफ और एडिटर कुमार अभिषेक और वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजेश शुक्ला जी, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। हम इन सभी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बैठक आज और कल होने वाली है, इस बैठक में क्या होगा बीजेपी के नजरिए से, और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी में किस तरह की हलचल हो रही है। हिमांशु, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा की ये बैठक हुई, इसे लेकर क्या जानकारी है, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल एक चीज तो तय है कि कैबिनेट का विस्तार होना है। और बड़ी चीज अगर हम देखें नीरज, तो उसमें मुझे लगता है भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद से कैबिनेट रिशफल उस तरीके का नहीं हो पाया है, वो है। और ओम प्रकाश राजभर ने भी इस चीज का दावा कर ही दिया है कि जल्दी कैबिनेट विस्तार होगा। खुद योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, वो पार्टी की आला कमान से मुलाकात करके तय करेंगे कि कब जो है कैबिनेट में विस्तार होगा और कौन कौन उसमें शामिल होंगे और नए पोर्टफोलियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो स्ट्रेटेजी बनेगी। लेकिन एक चीज नीरज, मुझे लगता है कि हमको वो देखना चाहिए कि कल भी एक बैठक होगी और उसमें भूपेंद्र चौधरी होंगे, तमाम अन्य लोग होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, संगठन मंत्री होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ आज अकेले क्यों मिले? बैठक कल भी हो सकती थी। ये एक ऐसी चीज है जहां मुझे लगता है संगठन और सरकार दोनों में कहीं डिफरेंसेस होते हैं। अब योगी ये जरूर चाहेंगे कि उनके जो पसंदीदा लोग हैं उनको महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मिल जाए और कुछ लोग नए जो मंत्रिमंडल में शामिल हो वो उनके लोगों की संख्या उस पर ज्यादा हो। तो ये सारी चीजें जरूर योगी आदित्यनाथ जरूर चाहेंगे, मुझे लगता है। दूसरा, क्योंकि संगठन के साथ भी बैठक होनी है, भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, कल भी बैठक है। अब एक चीज को हमको देखना है कि ये कैबिनेट विस्तार कब होगा। अगर ये विस्तार हो रहा है तो ये एक महत्वपूर्ण विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कोई और विस्तार होगा। इस विस्तार के बाद तो उसमें सभी समीकरणों को देखना होगा, राजनीतिक समीकरण, गठबंधन के साथियों का जातिगत समीकरण, और आपको ज्योग्राफिकल चीजें किस, मान लीजिए कि आपको पूर्वांचल के कितने मंत्री हैं उनको संख्या बल देखना, साथ ही साथ ब्रज क्षेत्र से या पश्चिम क्षेत्र के मंत्रियों की संख्याओं को एक तरीके से समान स्तर पर लाना, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश। क्योंकि दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टी है, अखिलेश यादव हैं, वो पीडीए की बात करते हैं। साथ ही साथ एक इंडिया अलायंस नया बना है, तो लोकसभा चुनाव में अगर मायावती उधर चली जाए तो उसका क्या प्लस माइनस होंगे। वो सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये कैबिनेट रिशफल होने वाला है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के लेकर कुमार अभिषेक,
लखनऊ जो है वो अब दिल्ली में आ गया है यूपी के अहम फैसलों को लेकर। लखनऊ में क्या चर्चा है? क्या आपको लगता है कि वाकई घोसी उपचुनाव हार चुके दारा सिंह चौहान और उस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ओम प्रकाश राजभर उस हार के बावजूद भी मंत्री बनेंगे? और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या चर्चाएं लखनऊ में है? देखिए, चर्चा वही है जिसकी चर्चा अभी हो रही थी कि ये मंत्रिमंडल विस्तार पर 1-to-1 की जो एक बातचीत होती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ कॉन्फिडेंस में लिया जाना, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने फैसले के बारे में बताया जाना या उनके जो रिजर्वेशंस रहे हैं उसे भी सीधे तौर पर सुनने की जो बात है, मुझे लगता है कि आज की मीटिंग का एजेंडा वही रहा हो, क्योंकि मुख्यमंत्री अभी शाम तक लौट आए हैं और इस वक्त वो अपने 5 कालिदास मार्ग पर हैं। कल दोनों डिप्टी सीएम जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मीटिंग है, ये बिल्कुल 1-to-1 रही होगी। मुझे लगता है कि अमित शाह, जेपी नड्डा और वी एल संतोष के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई है। हाल के अगर दिनों में देखें तो कुछ दिन पहले दोनों लोगों से मुलाकात भी हुई थी मुख्यमंत्री की, अलग अलग दिनों में। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर की भी मुलाकात हुई थी। यानी कि जो कुछ रिजर्वेशंस इनको लेकर के हैं, उसे कहीं ना कहीं आयरन आउट करने की कोशिश, कि किसी भी तरीके का कोई किसी लेवल पर कोई कंफ्यूजन ना हो या फिर कहीं कोई रिजर्वेशन रहते हुए ना हो, या योगी आदित्यनाथ को संतुष्ट करने मुख्यमंत्री को के हिसाब से चीजें हो। मुझे लगता है कि 2 नाम तो जो हैं ये हैं ही हैं। कुछ नाम निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं अपने कैबिनेट में, क्योंकि इस कैबिनेट में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के करीबी लोग नहीं, ये संगठन का कैबिनेट है। तो कुछ नाम वो अपने हिसाब से भी चाहते होंगे, और कुछ नाम जिन पर कुछ उंगलियां उठी हैं, हो सकता है कुछ की विदाई की भी बात हो। हालांकि ये कयास है, लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सिर्फ 2 लोगों के लिए होगा ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कुछ प्लस माइनस, कुछ इन एंड आउट होंगी। और आज जो ये मीटिंग रही है उस लिहाज से सबसे अहम मीटिंग है, क्योंकि इसमें जो चीजें तय होनी थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर, या जो उन्हें बताया जाना था, या उनकी जो बातें सुननी रही होंगी, ये आज ये बात पूरी हो गई। कल दोनों डिप्टी सीएम जाने वाले हैं, जहां तक हमारी जानकारी। हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी जाए, लेकिन मुख्यमंत्री वापस आ चुके हैं लखनऊ, उनके भी जाने की चर्चा है। प्रदेश अध्यक्ष भी जाएंगे, जो संगठन महामंत्री हैं उनको भी, वो भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 2-3 चीजें हैं कि अगर दारा सिंह चौहान बनाए जाते हैं, जिन्हें लेकर के थोड़ा रिजर्वेशन रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो फिर क्या उन्हें एमएलसी लाया जाएगा। इसके अलावा 24 ये चूंकि कल जो मीटिंग है उसमें समझ आइए कि ये जो स्टेट की जो अपनी कोऑर्डिनेशन कमिटी होती है जो टॉप लेवल की, उसकी भी मीटिंग एक तरीके से है वो। तो मैं जिस चीज को समझ पा रहा हूँ वो यही है कि ये एक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के है। कुछ लोगों का मानना है कि ये दिवाली के पहले हो जाएगा, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दिवाली के बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो इस पर भी एक नजर रखनी पड़ेगी कि आखिर की ये कब हो रहा है। लेकिन चूंकि आज की जो मीटिंग थी वो ऐसे 4 लोगों के बीच की मीटिंग है जिसमें सिवाय कयासबाजी के या अपनी जानकारी या अपने एक्सपीरियंस के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जब मीटिंग से निकलेंगे तो वो किसी से कोई बात शेयर नहीं करेंगे, ना ही अमित शाह शेयर कर सकते, ना ही जेपी नड्डा शेयर करेंगे। लेकिन जो बात छन करके आ रही है वो यही है कि ये बेहद अहम मीटिंग है, और वो भी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई। तो मेरा भी मानना वही है। जी बिल्कुल। हम अपने दर्शकों को वो बातचीत दिखाते हैं। पहले हम ब्रजेश जी के पास जाने से पहले, जो ओम प्रकाश राजभर ने यूपी तक से की और किस तरह वो एक तरीके से दावा ठोक रहे हैं कि उनका मंत्री बनना जो है वो, ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा। आज और कल 2 दिन बैठक दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों डिप्टी सीएम और संगठन के और कई वरिष्ठ मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया है बैठक के लिए। और आज और कल 2 दिन में बात वहां तय हो जाएगी आगामी 24 के चुनाव के मद्देनजर कि आगे क्या क्या करना है, और मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा वो भी लगभग तय हो जाएगा। हमने ये कहा था कि 7 तारीख तक हम आपको डेट बता देंगे कब होगा, ये बात मैंने कही है। तो सुना आपने, ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं कि भाई मैं आपको तारीख भी बता दूंगा,
और 7 नवंबर से पहले ये फैसला हो जाएगा। वो अपने मंत्री बनने को लेकर ये दावा ठोक रहे हैं। तो ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि 15-16 जुलाई के आसपास ओम प्रकाश राजभर जो है वो एनडीए में शामिल हुए थे, और उसके बाद से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि भाई ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी से हाथ मिलाया है उन्होंने, तो इसका सीधा मतलब है कि योगी कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद मिलेगा। अब मिलेगा, तब मिलेगा। फिर घोसी के उपचुनाव आ गए, घोसी उपचुनाव जीतने के बाद मिलेगा, लेकिन उस चुनाव में तो हार हो गई। वो राजभर का इलाका था, राजभर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब उसको भी 2 महीने के तकरीबन बीत चुके हैं, लगातार ये चर्चाएं चलती रही। अब फिर ओम प्रकाश राजभर जो पहले से दावा ठोकते रहे हैं अपने मंत्री बनने को लेकर, वो फिर दावा ठोक रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। तो सवाल ये है कि क्या ओम प्रकाश राजभर, पहली बात तो ये कि आपकी जानकारी के मुताबिक वो मंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, वो और दारा सिंह चौहान, और दूसरी बात यह कि क्या घोसी उपचुनाव में हार के बावजूद भी वो इतने जरूरी हैं कि बीजेपी आला कमान के लिए उन्हें मंत्री बनाने की कोई मजबूरी हो? देखिए, इसके 2 पक्ष हैं। पहली बात तो बीजेपी, आप याद कीजिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था। उसमें उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बने थे, 6 दलित और पिछड़े वर्ग। इस दौरान जाति गणना की बात चली थी और उसमें काफी कुछ कहा गया कि बिल्कुल जनाधार जिन लोगों ने जनगणना कराया उधर चला जाएगा। मैंने दौरा किया था तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक धारणा है और बीजेपी उसको दुरुस्त करना चाहती है। अब उसके जोड़ घटाव किए जा रहे हैं कि साहब किसको कहाँ लाया जाए और पिछड़ों को ज्यादा प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। जो कल की बैठक का सवाल है वो उसके 2 पहलू हैं। एक तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, और मंत्रिमंडल विस्तार में कई ऐसे चेहरे थे जो जिनको मुख्यमंत्री चाहते थे, नहीं हो पाए, और तब से ये किया गया था कि अब जल्दी हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, और उसका लगातार होता। दूसरी बात संगठन को लेकर भी एक है। संगठन सरकार जो केंद्र सरकार जो केंद्रीय जो नेतृत्व है चाहता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब चुनाव में जाए पार्टी तो संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर तमाम शिकायतें रही, बहुत शिकायतें रही हैं कि साहब सामंजस्य नहीं है। खुद मुख्यमंत्री को भी कई शिकायतें, जरूर ऐसा चर्चा है कि बहुत शिकायतें उनको भी रही हैं संगठन को लेकर के, और तमाम जिलों में इस तरह की बातें आएंगी। तो ये प्रकरण भी दिल्ली गए थे। अब एक तो संगठन पर भी वो करना है, ये केंद्रीय नहीं चाहता कि एक विवाद के रूप में नए विवाद पैदा हो, उसके बाद पार्टी को नुकसान हो। दूसरी बात, जो विस्तार होगा उसमें जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो इसलिए आ जाएंगे, कारण है कि जो जिन 3 जिलों में पूरी तरह से बीजेपी का सफाया हुआ था, उसमें मऊ था, आजमगढ़ था और कौशाम्बी था, और तीनों जगह बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उस पर सर्वे भी कराया था, कई लोग नेता आए थे, उन्होंने काफी इसका वो किया था कि साहब क्यों हारे। तो ये भी है। तो अब जो होगा विस्तार, उसमें अति पिछड़े, अति दलित, इनको विशेष महत्व देने की तैयारी की जा रही है। उसके लिए एक एक नाम पर विचार हो रहा है, और कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। कारण क्या है कि तब भी योगी उनसे सहमत नहीं थे, और अब कई ऐसी शिकायतें हैं मुख्यमंत्री के पास भी और केंद्रीय नेतृत्व के पास भी। तो कुल मिलाकर संगठन और सरकार, ये दोनों मुद्दे बैठक में होने जा रहे हैं, और ये जो शिकायतें हैं वो दूर की जाएंगी। और संगठन को लेकर के जो एक आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है पिछले दिनों, खुल के नहीं आया है लेकिन है, तो उसको भी निदान होगा। जी बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं ब्रिजेश जी, और जो सरकार है यानी कि यूपी की जो सरकार है उसके बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश है, ताकि चुनाव जो है वो उसमें पार्टी जो है एक तरीके से फुल मूड में जा सके। लेकिन एक सवाल मैं आपसे और लूंगा, आपके पास लौट के आऊंगा, उससे पहले कि हिमांशु जी के पास चलूंगा। हिमांशु सर, एक सवाल ये है
कि जो ये 2 दिन की मीटिंग है, तो क्या दूसरे दिन की मीटिंग में भी योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, और क्या उनके साथ जो डिप्टी सीएम बुलाए जा रहे हैं उनको लेकर क्या है, क्या कि उनके तरफ से भी लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, उनसे क्या बातचीत की जाने वाली, क्योंकि ये 2 दिन मीटिंग चल रही है। बहुत दिलचस्प बात है कि पहले दिन योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी और उसके 2 दिन उसके अगले दिन जो है योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम दोनों जो है वो भी होंगे। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? मुझे बिल्कुल लगता है कि कल भी जब बैठक होगी तो योगी आदित्यनाथ उस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि आप अगर संगठन की बैठक कर रहे हैं, जो मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि अगर आप संगठन की बैठक कर रहे हैं और उस राज्य में आपकी सरकार है, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री उस बैठक में जरूर हो। और कैबिनेट विस्तार को लेकर अगर चर्चा हो रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे पार्टी को आगे बढ़ना है, क्या क्या नई चीजें करनी है, तो उसमें मुख्यमंत्री उस बैठक में जरूर होंगे। दूसरी एक मुझे लगता है आज उन्होंने अपनी जो बातें रही होंगी, जो उनके दिल की इच्छाएं होंगी, उसको प्रकट जरूर पार्टी के आलाकमान के सामने कर दिया होगा। और कल संगठन के साथ जब बैठक होगी तो उसमें क्या सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाएगी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, जेपी नड्डा रहेंगे। और उस बैठक के दौरान जो बातें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से कही हैं, उनको कैसे किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट में लाया जा सकता है, या उनके कितने लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, जो उन्होंने कहा है उन बातों का समावेश कैसे होगा, ये सारी चीजें केंद्रीय नेतृत्व संगठन के लोगों के साथ बैठने के बाद तय करेगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, और साथ ही साथ जो है वो संगठन मंत्री भी वहां जरूर रहेंगे। तो ऐसे में फीडबैक सिस्टम होगा, केंद्रीय नेतृत्व का भी फीडबैक होगा, संगठन का भी फीडबैक होगा, और दोनों का मैच करने के बाद और जो चीजें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई होंगी उन सबको मिलाने के बाद ही कोई फैसला होगा। और मुझे लगता है कि कैबिनेट रिशफल अगर होगा तो एक तरीके से पूरी कुछ चीजें जरूर सरकार चाहेगी कि चेंज की जाए, और जिन चीजों को लेकर अगर मुख्यमंत्री आपत्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ संगठन की तरफ से कुछ है, तो रिजस्टमेंट जो होंगे उनको दूर करने की कोशिश होगी। और ऐसा लगे पार्टी का आलाकमान ये जरूर चाहेगा कि जो भी कैबिनेट विस्तार हो वो ऐसा जाए कि सबकी सहमति से हुआ है, किसी की कोई असहमति नहीं है। जैसे नीरज जी आप भी बोल रहे थे, कुमार अभिषेक भी बोल रहे थे कि दारा सिंह चौहान को लेकर आपत्ति थी योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उनको पार्टी लेके आई, पार्टी में शामिल कराया गया, उनको जो है उपचुनाव लड़वाया गया, उनकी हार हो गई, यहां तक ठीक है। अब लेकिन पार्टी ये जरूर चाहेगी कि इस तरीके की खबरें ना आए, या पार्टी में किसी तरीके की अंदर खाने अंदरूनी लड़ाई जो है संगठन सरकार के बीच में चल रही है, कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है, केंद्रीय नेतृत्व जरूर चाहेगा कि जो कुछ हो वो एक साथ जाए, यानी कि आपकी जो भावना और आवाज वो दोनों एक साथ नजर आए, जिससे कोई गलत चीजें बाहर न जाए, जिससे पार्टी का नुकसान हो जाए और विपक्षियों को आपको घेरने का मौका मिल जाए। बिल्कुल। कुमार जी, एक सवाल सीधा सपाट ये है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार की, तो किन नए नामों को लेकर, 1-2 नाम तो सीधे सामान्य से चल रहे हैं कि एक ओम प्रकाश राजभर, दूसरा दारा सिंह चौहान, क्या इनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी? इनके अलावा किन और नामों को लेकर चर्चा है जिनको योगी आदित्यनाथ चाहते थे पहली बार भी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो? नाम अगर कोई है भी तो आप उस नाम को ऐसे सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन समझने की सिर्फ बात यह है कि क्या ये मंत्रिमंडल ऐसा है जिसमें योगी आदित्यनाथ के एक पसंदीदा लोग भी हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इतना कोई क्लोज नहीं होता जिसके लिए वो खुद कहें, और संगठन से उन्होंने खुद को एक तरीके से अलग रखा है, को फोकस रखा है। लेकिन पिछला जो मंत्रिमंडल था उसमें कई ऐसे चेहरे थे जो माने जाते थे कि योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, उनका दावा भी होता था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द देखे भी जाते थे। ऐसे तमाम लोग इस बार नहीं है, 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो माना यह जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निश्चित तौर पर ये चाहेंगे कि जब कैबिनेट में बैठे तो उनके लोग यानी कि उनकी एक टीम भी हो जो कि दिखाई दे कि हाँ, माना जाए कि हाँ ये योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट है। अभी की जो कैबिनेट है, जो पहली कैबिनेट बनी, उसमें संगठन ने जिन नामों को सुझाया उन तमाम नामों को मंत्री बनाया गया, लेकिन
मुझे लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तरफ से किसी के लिए जोर दिया नहीं था, लेकिन वो चाहते जरूर थे कि उनके उनके मन के मुताबिक भी कैबिनेट हो, जो शायद नहीं है। तो नाम मैं नहीं ले सकता, कई ऐसे नाम हैं जो कि लोग जानते हैं कि उस वक्त भी मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द लोग दिखाई देते थे। वो चाहते हैं कि उसमें से कुछ लोग हों। कुछ ऐसे नाम भी हैं जो जिन्हें ड्रॉप भी किया जा सकता है, वो नाम भी लेना ठीक नहीं है। लेकिन जब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सिर्फ 2 लोगों को शपथ करा दिया जाएगा। मुझे इसमें थोड़ी शंका है। मुझे लगता है कि जब होगा तो 4-5-6 लोगों के साथ ही ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें कुछ और लोग जोड़े जाएंगे और एक आध लोग हो सकता है कि उन्हें संगठन में भेजा जाए, क्योंकि 24 का चुनाव है। कई लोग संगठन में भी जाएंगे, कई लोगों को पार्टी चुनाव लड़ाना चाहेगी, हो सकता है उन्हें भी मुक्त कर दे। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा एक्सरसाइज भी ये हो सकता है। लेकिन ये एक्सरसाइज किस तरीके से होगा, कैसे होगा, मुझे लगता है कि कल जब एक और मीटिंग होगी तब कुछ बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। आज की जो क्लोज डोर मीटिंग है, इससे बहुत ज्यादा चीजें छन कर निकल आए, ऐसा मुझे लगता नहीं। जी हिमांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा एक सवाल है कुमार अभिषेक से। जो बात वो नहीं कह रहे मैं उसको कह देता हूँ। कुमार शायद नहीं कहना चाहते कि महेंद्र सिंह जो जल शक्ति मंत्री थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, और उसको लेके कुछ नाराजगी जरूर रही कुछ समय तक। और शायद वो मुख्यमंत्री के करीबी मंत्रियों में शुमार भी थे। इसमें मेरे को लगता है कि कुमार भी मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि कुछ चीजें जरूर रहेंगी। अब देखना यह है कि अगर कल्याण सिंह के पोते मंत्री बन सकते हैं, संदीप सिंह, तो क्या राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, जो दूसरी बार विधायक है, पार्टी में एक लंबा अनुभव रहा है, उन्होंने पार्टी के सचिव के तौर पे काम किया, पार्टी के महासचिव के तौर पे काम किया, उपाध्यक्ष के तौर पे उन्होंने काम किया है, और क्या उनको जगह मिलेगी? क्या श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, इनको पार्टी एक बार फिर से इनके ऊपर दांव लगाएगी? दोनों मंत्री हैं, और जब सरकार बनी थी 2017 में, तो कैबिनेट में जो 2 ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे सरकार के, वो ये दोनों लोग। मुझे जहां तक मेरी याददाश्त ठीक है तो मैं ये कह सकता हूं। दूसरा, एक चीज को अभी हम शायद हमको टटोलना होगा। बृजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे क्योंकि विधायक हैं, और बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से पिछले कुछ समय से पार्टी से नाराज भी रहे हैं, नाराज रहे, अमित शाह के साथ उनकी लगातार बातचीत चलती रहती है, लेकिन पार्टी में उनका अनुभव ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो मिठास भरे नहीं है। सरकार के कामकाज को लेकर वो कई बार सवाल खड़े कर देते हैं, और वो एक जमीनी नेता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से हैं, और मुझे लगता है 5 बार वो खुद सांसद रहे हैं, एक बार उनकी पत्नी सांसद रही है। 2009 का अगर लोकसभा छोड़ दें, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में चले गए, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं से उनका मनमुटाव हुआ था, और फिर वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और जीते थे। 14 में उनकी पार्टी में वापसी हो गई थी। तो क्या उनके बेटे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? उनको एडजस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि कुश्ती संघ से उनको बाहर किया गया, ये कहा गया कि आपका परिवार का कोई व्यक्ति जो है भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेगा, ये उनसे एश्योर कराया गया। उसके बाद अभी तक कुश्ती संघ के चुनाव में नहीं हो, उसमें उनको बहुत नुकसान हुआ है, और वो काफी आहत है। और वह एक बात मेरे पास है, लेकिन वो मैं कहना नहीं चाहूंगा सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि वो मुझे निजी संबंधों के तौर पर बताया गया था कि ऐसा भी हुआ था, और वो बहुत इतने आहत हो गए थे कि उनको लगा कि बस अब बहुत हो गया। तो मुझे लगता है कि कहीं उनके बेटे जो हैं उनको भी मंत्रिमंडल में जगह ना मिल जाए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रतीक भूषण नाम है, जो विधायक हैं गोंडा में, उनका अपना अच्छा प्रभाव है। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हिमांशु जी ने कुछ कयास नामों के लगाए कि इन नामों को लेकर थोड़ी चर्चा उठा पटक है। मेरा एक सवाल सीधा है कि क्या कुछ लोग दिल्ली भी जा सकते हैं? क्या कुछ लोगों के दिल्ली जाने की भी चर्चा है, जिन्हें उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेजने की योजना हो? ये कारण क्या है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन पार्टी और टिकटों में होने जा रहा है, और ये तो जब सूची आएगी तब पता चलेगा। है क्या कि यहाँ तो चुनाव अभी है नहीं है। विधायक कई चुनाव जरूर लड़ेंगे जब लोकसभा का
चुनाव आएगा। लगभग 40% ऐसी सीटें हैं जहां पर बदलाव होगा सीटों में। अब वो गाजियाबाद से लेकर शुरू होता है, वो चंदौली तक जाता है। गाजियाबाद और चंदौली तक बिल्कुल भारी परिवर्तन होने जा रहा है। तो इसकी पूरी तैयारी हो रही है, एक एक नाम छाटे जा रहे हैं, एक एक चेहरे पर वो हो रहा है, कई सर्वे हो चुके हैं इसके लिए। तो ये बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन है क्या, उत्तर प्रदेश में आप ये समझ लीजिए जो बैठकें हो रही हैं, पहली बात तो योगी के बिना आप नहीं कल्पना कर सकते हैं। अब वो आक्रामक ढंग से खेलते हैं, आक्रामक ढंग से राजनीति करते हैं। और आज आप देखिए कि जो राजस्थान में बोले हैं, अब ये तो योगी ही बोल सकते थे, इजराइल के संबंध में जो बोले हैं, अब उनका एक अपन अलग प्रभाव मंडल हो गया है। तो उनको तो दुरुस्त करके चलना पड़ेगा पार्टी को, उनकी बातें भी काफी माननी पड़ेंगी। वो जो जहां नाराजगी व्यक्त करेंगे उसको सुलझाना भी पड़ेगा। तो अब वो भी बिना उनके टिकट नहीं बच सकते हैं। तो पूरा ये है कि टिकटों का भी चर्चा है, मंत्रियों की भी चर्चा है, और संगठन और सरकार से तालमेल की भी चर्चा है। बहुत बड़ा ये काम शुरू होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, कारण क्या है कि यहाँ पर हर दूसरी सीट में बदलाव, हर दूसरी सीट में बदलाव, और बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि साहब इतना बड़ा बदलाव। अब गाजियाबाद ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ये जो टिकटों वाला मामला थोड़ा खुलकर समझाएं कि किस किन नामों को लेकर थोड़ी चर्चा नजर आ रही है। देखिए, है क्या कि सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कहीं टिकट बदले जाएंगे। कुछ तो मध्य प्रदेश में तो खैर विधानसभा में उतार दिया, यदि वो जीतेंगे तो अपने आप बदलाव हो गया। यहाँ पर मामला दूसरा है। यहाँ पर गाजियाबाद ले लीजिए, मेरठ ले लीजिए, आप लखीमपुर ले लीजिए, और बरेली ले लीजिए, पीलीभीत ले लीजिए। इस तरह आपको कानपुर शहर ले लीजिए, कानपुर की जो सीट है, और इस तरह आपको बड़े पैमाने पर है, बाराबंकी ले लीजिए। तो बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहे हैं, और उस पर चर्चा भी शुरू हो गई है कि किसको किसको चुनाव लड़वाने, एक एक सीट पर नाम दिए जा रहे हैं। तो ये जो है, इसके लिए संगठन भी बैठेगा और योगी बैठेंगी, ये जरूरी है। ये अब वो योगी का ऐसा हो गया है, उनके बिना आप उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं तय कर सकते हैं, उनको लेना ही पड़ेगा साथ आपको। तो ये बड़े पैमाने पर है, और मैं बताऊं आपको 40% में कह रहा हूं, इससे ऊपर हो सकता है। बदलाव बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और मैंने बताया गाजियाबाद भी और चंदौली भी, तो बड़े पैमाने जो बदलाव है उसको, उसके लिए तैयारी हो रही है। और सांसद समझ रहे हैं कि उनका टिकट जा रहा है, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई परिवर्तन होने जा रहा है। अब फिरोजाबाद है, अब बदलाव होने जा रहा है, मथुरा है, बदलाव होने जा रहा है, अगल बगल की सीटें बिल्कुल बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव। तो इस सब पे चर्चा के लिए कई बैठकें होंगी इस तरह। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपकी इस लगता है कि कई सांसदों के खेमों में बहुत उठापटक मचने वाली है, जिस दावे से आप कह रहे हैं कि बदलाव होने वाला है, और वो ज़रूर होगा। हिमांशु, एक पिछले दशहरे पर जो प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया, और उसमें उन्होंने एक लाइन बोली जिसकी काफ़ी चर्चा हुई कि रावण के पुतले का ही दहन नहीं होना चाहिए, जातिवाद और क्षेत्रवाद के पुतले का भी दहन होना चाहिए। जातिवाद पर उन्होंने जिस तरीके से हमला बोला, वो एक तरीके का बीजेपी का गोल पोस्ट चेंज करने की स्थिति थी। मेरा सवाल यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार जब भी होता है, उसके बाद लिस्ट आती है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में इतने ओबीसी मंत्री बने, इतने जनरल कैटेगरी के मंत्री बने, इतने दलित मंत्री बने। तो क्या हम जिस समीकरण को बिठाने की बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी प्रधानमंत्री के उस पिच के बाद कि जातिवाद का भी के पुतले का भी दहन होना चाहिए, क्या बीजेपी अब भी अपने मंत्रिमंडल विस्तार में इसी तरीके से हाईलाइट करेगी ये जातिवाद के मुद्दे को, या फिर उन्हें लगता है कि भाई ये मुद्दा तो इंडिया गठबंधन और विपक्ष लेके उड़ चुका है, अब हमें हिंदुत्व की छतरी के नीचे ही खेलना है?
जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जाति सिर्फ एक होती है, वो है गरीब की जाति। और ये बात उन्होंने जो है वो उत्तर प्रदेश के जो सांसदों की बैठक थी 31 जुलाई को, शायद, मुझे डेट पूरी तरीके से याद नहीं है, 1 या 31 उसी जुलाई। दौरान हाँ, उसमें भी कहा था कि अगर कोई जाति है तो गरीब ही सबसे बड़ी जाति। एक चीज जो ब्रजेश जी भी कह रहे थे और जो आप कह रहे हैं ना, अब आपने कहा कि ये होता है जब 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट रिशफल हुआ और उसमें 27 ओबीसी मंत्री, तो ये एक तरीके से कहा गया कि ये ओबीसी सरकार है। आप देखिए, जब 2014 में नीरज जी, आप तो तब रिपोर्टिंग करते ही थे, तो ये कहा था पीएम ने कि मैं ओबीसी हूं, बिल्कुल, इसीलिए ये मुझे नीच कहते हैं। ये आपको याद होगा, ये सीक्वेंसेस है। और आप जाति को कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश और बिहार में तो जाति के बिना कुछ हो ही नहीं सकती राजनीति। 2014 में आपने जाति को, समीकरणों को तोड़ने की कोशिश की, 17 में भी टूटा, लेकिन जिस तरीके से अब लामबंद हो रही है जाति, और कोई भी पार्टी जात, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होता है तो वो सारी चीजों को बैलेंसिंग किया जाता है। आप देखिए ना, अपर कास्ट से आए योगी जी हैं, ब्रजेश पाठक है, ब्राह्मण है, फिर केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी है, बेबी रानी मौर्य, उनको राज्यपाल से इस्तीफा करा के चुनाव लड़वाया गया। तो जातियों को आप नहीं कर सकते, आपको एडजस्टमेंट भी करने पड़ेगी। सीटों पे भी आप बताते हैं कि ये हमारे इतने एससी हैं, ये जो है रिजर्व्ड है, ये ओबीसी है, ये महिलाएं हैं, ये सब आप बताते हैं। तो ये कहना कि आप, हाँ, क्योंकि अब विपक्ष इस चीज को लेकर लामबंद हो गया है और एकजुट होकर सवाल उठा रहा है कि आप कास्ट सेंसस कीजिए जी, और बीजेपी कास्ट सेंसस चाहती नहीं है। और बीजेपी को ये लगता है कि ओबीसी की दो बड़ी चीजें, नॉन यादव, अगर हम देखें जो उत्तर भारत के अंदर जो ओबीसी जातियां हैं, उनको अगर कोई आगे आता है तो वो नॉन यादव, मतलब एक तरफ से यादव और दूसरी तरफ बाकी ओबीसी छोटी जातियां, गैर यादव जो ओबीसी जातियां हैं, जिनको बीजेपी ने ये कहे कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लामबंद करने की कोशिश की 2014 के चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और यही प्रयोग उन्होंने बिहार में भी किया था, जिसमें पासवान को लेके आए थे, उपेंद्र कुशवाहा को लेके आए और चीजों को मिलाकर चले और उसका रिजल्ट भी उनको बहुत अच्छे आए। उनको ये लगता है कि यादव को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यादव एक अग्रेसिव जाति है और यादव को जो है वो ज्यादा फायदा मिला है और बाकी अन्य ओबीसी जातियों को नहीं मिला। तो बीजेपी, ये तो जाति है। दूसरी तरफ बीजेपी अगर एक चीज कर रही है, आप देखिए, पसमंदा मुसलमान, पसमंदा कौन है? कामगार है, वो बुनकर है, वो कारीगर है, वो बर्तन बनाने वाले हो सकते हैं, वो तमाम बढ़ाई हो सकते हैं। तो मुसलमानों में भी है। और दूसरी तरफ अभी विश्वकर्मा योजना आई, वो किसके लिए आई है? तो बीजेपी को लगता है आप दूसरी तरफ से बेनिफिट दें और इस तरफ से जो है कहें कि जाति का कुछ नहीं है। तो ये पॉलिटिकल स्कोरिंग का मुझे लगता है बैलेंसिंग एक्ट है कि एक तरफ फाइनेंशियल हेल्प करिए, उनके वोट आपको मिल जाए, और आप कहिए कि जाति जो है वो नहीं है, जाति एक ही है, वो गरीबी है। तो हम जो ओबीसी की जातियां हैं, जो विश्वकर्मा समाज में आती हैं, अलग अलग काम करते हैं, कोई दर्जी का, कोई बुनाई का, कोई कढ़ाई का, कोई बर्तन बनाने का, अलग अलग काम करने वाले लोग जो हैं, जो ओबीसी जातियों के पिछड़े लोग हैं, मल्लाह भी हैं उसमें, उनको हेल्प कीजिए फाइनेंशियल, और उनको लगे कि एक व्यक्ति है जिसने हमारे लिए काम किया। दूसरी तरफ आप ये कहे कि हम जाति के खिलाफ हैं, जाति को नहीं मानना चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो विश्वकर्मा योजना नहीं लानी चाहिए। सही बात है। हाँ, हालांकि उस 2 अक्टूबर में कह रहा हूं, हाँ, 2 अक्टूबर के बाद गोल पोस्ट ज्यादा चेंज हुआ है। 2 अक्टूबर को जब जातिगत जनगणना, जातिगत सर्वे के आंकड़े आए, उसके बाद गोल पोस्ट थोड़ा चेंज हुआ। वो शायद इसीलिए गई, विश्वकर्मा योजना इसीलिए लेके आई गई। और साथ ही साथ मुझे एक और चीज नीरज जी लगता है कि आप पसमंदा मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं। तो पसमंदा भी जो है वो ओबीसी में ही काउंट
किए जाएंगे। हम्म। तो जो विश्वकर्मा योजना है उसमें पसमानदा मुसलमानों को भी जो है मिलेगा। और जो लोग इस तरीके के काम करते हैं वो चाहे वो हिंदूज हो या मुसलमान, वो ओबीसी जातियों के लेवल पे ही आके है, और उनको इसलिए 13,000 करोड़ की ये योजना लाई बिल्कुल। काउंटर के लिए। बिल्कुल कुमार अभिषेक, आपसे भी मैं जिस तरीके से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में उनकी कांग्रेस के साथ उठापटक के बावजूद वो अपने पीडीए के नारे पर जमे हुए हैं पिछले कई हफ्तों से। तो ये जो पीडीए का नारा है, क्या उसके बाद 2 अक्टूबर को जो जातिगत सर्वे बिहार में जारी किया गया, उसके बाद हम साफ देखते हैं बीजेपी में एक स्तर पर चुप्पी है, दूसरे स्तर पर बीजेपी जो है वो इसे लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में नजर आती है। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का ये पीडीए का नारा और जातिगत जनगणना को लेकर बनाया गया विपक्ष का दबाव इस मंत्रिमंडल विस्तार पर, बीजेपी में होने वाले संगठनात्मक बदलावों पर, या फिर 2024 के लिए बनने वाली तमाम रणनीति पर दिखाई देगा? है कि चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर जिस तरीके से ओबीसी का अग्रेसिव कार्ड खेला जा रहा हो, चाहे वो अखिलेश हो चाहे राहुल गांधी हो, मुझे लगता है कि इसका असर तो दिखाई देगा। वैसे भी बीजेपी का अपना पूरा फोकस ओबीसी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, पहले से बना हुआ है और अग्रेसिव तरीके से बीजेपी के भीतर भी दिखाई देगा। वो चाहे अगर आप इसी बात को सोचें कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार की जब हम बात कर रहे हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार में आखिर इतनी जरूरत, इतनी हड़बड़ी किस लिए है? सिर्फ इसीलिए है कि उन जातियों को जो उनके वोटर बन चुके हैं, जो उनका वोटर वर्ग है, समर्थक वर्ग है, उन्हें लगता है कि 2022 में बहुत उनके जाने से नुकसान हुआ और वो अगर वापस आ रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर जगह एडजस्टमेंट मिले। तो चाहे दारा सिंह चौहान की जाति हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की जाति हो, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखेगा। बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार में ये दिखेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार में योगी आदित्यनाथ की छाप भी दिखाई देगी। ब्रजेश जी जिस बात को कह रहे थे कि बगैर योगी आदित्यनाथ के अब दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है कुछ सोच नहीं सकता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो हमारी जानकारी है, अब मतलब वो असर्ट करते हैं अपनी बातों को लेकर के। तो कई नाम जो मैंने नहीं बताया, लेकिन हमारे मित्र ने बताया है उन नामों को, तो उन नामों में दम है। इसलिए, और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ 2 नाम या 4 नाम या 6 नाम नहीं है, ये एक तरीके का मुझे लगता है कि ये जो है ये मंत्रिमंडल विस्तार एक बड़े लेवल पर हो जाएगा। कम से कम 8 से 12 लोगों का ये विस्तार होगा, जिसमें 2-3 नाम तो वो हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जिन्हें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, इन कुछ आउट होंगे। और ये इसमें जिस पीडीए की बात हो रही है, जिस ओबीसी एक्सट्रीमली ओबीसी इसकी बात हो रही है, ये साफ साफ दिखेगा, इसकी मैसेजिंग होगी और संगठन में भी ये दिखाई देने वाला है। मुझे लगता है अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रभारी, जो बीजेपी के जो प्रभारी हैं, उन्हें लेकर के भी कोई फैसला होगा, प्रदेश प्रभारी कौन होंगे, क्योंकि चुनाव प्रभारी और भी तैनात किए जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि पाइपलाइन में मुझे दिखाई दे रही हैं। और जिस तरीके का राहुल गांधी ने दबाव बना दिया है, जिस तरीके का अखिलेश यादव ने एक तरीके से अग्रेसिव ओबीसी कार्ड खेलने लगे, तो ये अब बीजेपी यूं तो कर ही रही थी, लेकिन अब उसे दिखा करके भी करना होगा और बता करके और जता करके भी करना होगा, जो मुझे लगता है कि वो करने जा रही है। यही बीजेपी का जवाब भी इन दूसरी पार्टियों को होगा और दिखाएगी कि देखिए हम इस तरीके से हम ओबीसी के लिए करते हैं। ये साफ साफ दिखाई देने वाला है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा वक्त इसमें अब है नहीं, अगले 1 से 2 हफ्ते के भीतर ये चीजें दिखाई देंगी। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प बदलाव होंगे और 6 महीने में जो भी उठापटक होनी है उसको लेकर इन बदलावों का काफ़ी प्रभाव रहेगा। ब्रजेश जी, आपने चूंकि बहुत ही दिलचस्प मुद्दा छेड़ दिया था कि सांसदों के टिकट कटेंगे और आपने बहुत सारी सीट्स की चर्चा भी की, तो एक पीलीभीत की सीट बहुत चर्चा में रहती है और पिछले दिनों बृजभूषण सिंह बहुत चर्चा में रहे। क्या आपके पास क्या और डिटेलिंग है? क्या ये इन नामों पर आपको क्या लगता है कि ये रडार पर हैं या फिर और कुछ नाम है रडार पर? थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए, हमारे दर्शकों को बहुत दिलचस्पी है। देखिए, ज्यादातर जैसे पीलीभीत तो पहले से ही
लगभग तय है कि वहां बीजेपी ने अपना एक कुर्मी नेतृत्व को तलाश कर रहे हैं, वो प्रत्याशी वही होगा। उनकी माँ जो लड़की थी सुल्तानपुर से 9,000 वोटों जीती थी, वहां पर पिछली बार गठबंधन से ठाकुर उम्मीदवार था और उसने मेनका गांधी को नाक चने चबवा दिए थे। इस बार वहां क्षत्रिय उम्मीदवार हो सकता है। राजेश्वर सिंह की तैयारी कर रहे हैं जो करूर विधायक हैं और लोग भी लाइन में अभी वहां पर। इस तरह काफी बड़े बदलाव आने जा रहे हैं। तो अब जो प्रत्याशी हैं ये काम अब इनके पास समय बहुत कम है, काफी बदलाव ज्यादा करने हैं। कई बार से इस बात की शिकायतें रही हैं कि साहब ज्यादातर लोग मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उनके नाम पर जीत आते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। आप कहीं चले जाइए, मैं जाता हूँ, लोग बताते हैं साहब मोदी के लिए वोट दे दिया था। लोग कई ऐसे सांसद हैं जो कहते हैं कि तुमने वोट मोदी को दिया था, हमें थोड़ी दिया था तुमने। ये बातें हैं। हेलो, जी बिल्कुल। हाँ ब्रजेश जी। हाँ, मेरी आवाज आ जा रही। तो हाँ कई जी, हाँ ऐसे जी। कई ऐसे जो सांसद हैं जिनकी शिकायतें हैं और बहुत उनकी उम्र हो गई है, 75 से ज्यादा हो गए हैं, और कुछ लोग बड़े जिनका टिकट कटना है। तो इस तरह मुझे तो 40 के ऊपर लग रहा है, 50% तक जाएगा ये इस बार संख्या। अब बड़े पैमाने पर ये होने जा रहा है। अब उनकी जगह तलाश करना, तो और उनकी जगह ये देखना कि कौन प्रत्याशी होगा, तो ये सारा कुछ है। अब इसके लिए एक तो कैबिनेट विस्तार, कैबिनेट में भी ज्यादा चेहरे बैकवर्ड क्यों होंगे? कारण क्या है कि बीजेपी नहीं चाहती कि उसका वोट बैंक बिखराव की स्थिति में जाए। आप देखिए कि वो सबलता विधानसभा में नहीं मिली थी जो सबलता 2017 में मिली थी और 2019 में मिली थी। तो वो चिंता है पार्टी की। दूसरी बात, ये एक शिकायत आम है कि यदि आप संगठन में लोगों से चुपचाप बात करेंगे तब वो कहते हैं कि साहब बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं है। तो ये सामंजस्य कैसे हो, इसको लेकर भी काफी चिंता है। इसको लेकर के हमारे ख्याल से मुख्यमंत्री भी बहुत प्रसन्न नहीं है और संगठन की अपनी अलग शिकायतें हैं। ये तमाम मुद्दे कि अब ये दुरुस्त नहीं किया गया, तो अब समय बहुत कम है। कारण कि जनवरी के बाद आपके पास समय नहीं है। जो करना इन्हीं 60 दिनों के अंदर 70 दिनों के अंदर कर देना है। उसके बाद जो ही राम मंदिर का 22 तारीख को हुआ पूजन, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, उसी जगह से बीजेपी के रथ उसी अयोध्या से निकल पड़ेंगे और फिर अभियान शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ है वो 22 जनवरी तक इनको अपनी सारी तैयारी करनी है। उससे भी बड़ा आयोजन, ये तो संगठन और सरकार में तालमेल नहीं ठीक होगा तो वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को लाने की तैयारी चल रही है। अयोध्या में लोगों को दिखाना है कि साहब राम मंदिर बन गया है। ये संख्या बहुत बड़ी है। वहां रहने के लिए स्थान तलाशे जा रहे हैं। लोगों को कहाँ रहेंगे, ये अपीलें की जा रही हैं कि लोग घरों में अपने टिका लें लोगों को। तो ये तमाम योजनाएं हैं, तमाम बातें हैं जो जिसके लिए पूरा बीजेपी जो संगठन और सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे तब तक उसको नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए समय अब कम इनके पास है और इनको तैयारी बहुत करनी है। इसीलिए सारी बैठकें होंगी। ये बैठकें आपको कई चक्रों में दिखाई देंगी। जी बिल्कुल। बहुत ही दिलचस्प अयोध्या से रथ निकलेंगे। हालांकि एक दिलचस्प सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर को योगी कैबिनेट में मंत्री पद मिलेगा। बहुत सारे वोट पड़े हैं इस पे और जवाब बहुत ही जो जवाब आया नीरज जी वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें ना कहने वालों की संख्या 56% है जबकि हाँ कहने वाले 44% हैं। लगभग
आधे आधे लोग हैं, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल का पद ओम प्रकाश राजभर को नहीं मिलेगा, ये कहने वाले ज्यादा लोग हैं। खैर, इस बात का फैसला अगले 1-2 दिनों में हो जाएगा और राजभर तो ये दावा कर रहे हैं कि वो 7 तारीख तक बाकायदा बता देंगे कि उन्हें क्या मंत्री पद मिलने वाला है। लेकिन राजभर को मंत्री पद, दारा सिंह चौहान को मंत्री पद और इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने वाले दूसरे नामों का इंतजार सभी को है। और बीजेपी के क्या संगठनात्मक बदलाव होते हैं अगले 48 घंटों में, या फिर कहें कि अगले 36 घंटों में जो ये चर्चा होनी है, ये काफी महत्वपूर्ण होगी, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि बीजेपी खेमे के बरक्स उत्तर प्रदेश में विपक्ष के खेमे में भी बहुत जबरदस्त उठापटक चल रही है। इंडिया गठबंधन जो देश भर में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में अभी उसे लेकर कोई एक साफ तस्वीर सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो भी बीजेपी के फैसले होंगे उन पर इंडिया गठबंधन की राजनीति और साथ ही साथ मायावती की रणनीति का भी असर हमें देखने को मिलेगा। यूपी तक इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों को, इन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को लगातार आपके सामने लाता रहेगा और हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इन गुत्थियों को 2024 के चुनावों पर पड़ने वाले इनके असर को भी समझते रहेंगे। आप अपने सवाल हमारे लाइव्स में लगातार जुड़कर हमसे पूछते रहिए ताकि हम उनके जवाब अपने एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचा सकें। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हिमांशु कुमार, ब्रजेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।